हेलो क्लास, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 13 द नेशनलिस्ट मूवमेंट। और आज हम पढ़ेंगे वुमेन के पार्टिसिपेशन के बारे में कि वुमेन ने किस तरह से इसमें हिस्सा लिया और कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में उनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए। द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट हैड ग्रोन स्टडीली सिंस 1885. All classes of women joined the movement in large numbers, especially after Gandhiji called the women's full participation. Women joined the men in picking, collecting donation, and courting arrest. Some women took part in revolutionary activities. Many women served prison sentence, and some even become martyrs. Women also participated in movement demanding the right to franchise and equality. Gandhiji promoted women's equality with men. He supported women's education and encouraged people to marry without dowry. Involvement in movements prepare women for work outside home. Although on a small scale at first, women began to take up professions in various fields such as medicine and law that were earlier reserved for men. अब जो वुमेन्स की पार्टिसिपेशन रही है आंदोलन में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है 1885 के बाद, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, ये सारी जो गांधी जी है वो काफ़ी ज़्यादा एनकरेज करने लग गए वुमेन्स को। और गांधी जी ने बोला कि मुझे औरतों की ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन इन आंदोलन में चाहिए। तो जब वुमेन्स ज्वाइन करने लगी, उन्होंने स्टार्ट कैसे किया, धीरे धीरे जैसे डोनेशन कलेक्ट करने में उन्होंने हेल्प करी, अरेस्ट हो जाते थे, वो अरेस्ट भी हुई हैं बहुत सारी वुमेन्स। इसके अलावा उन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो होती थी, यानी कि जो रैलीज निकालते थे, वो भी उन्होंने किया। बहुत सारी वुमेन्स ऐसी हैं जिन्हें जेल में भी डाला गया और बहुत सारी ऐसी भी थी जो कि शहीद हो गई थी। मार्टर्स बोलते हैं शहीद हो जाना, वो शहीद हो गई थी। वुमेन्स ने अपने हकों के लिए लड़ना शुरू किया और इक्वालिटी की डिमांड की, क्योंकि गांधी जी ने इक्वालिटी को प्रमोट किया कि औरत और आदमी एक जैसे हैं, जो हक एक आदमी को मिलते हैं वही हक एक औरत को भी मिलने चाहिए। उन्होंने वुमेन्स की एजुकेशन को सपोर्ट किया कि वुमेन्स को भी पढ़ने लिखने का पूरा अधिकार है, और लोगों को उत्साहित किया, उकसाया कि जो लड़कियां हैं, जब आप शादी करते हो तो वो आप बिना दहेज के करो, विदाउट एनी डाउरी, बिना दहेज के शादी होनी चाहिए। और वुमेन को ये एहसास दिलाया कि वो भी बाहर जाकर काम कर सकती हैं। और बहुत सी जो औरतें हैं, लेडीज़ हैं, उन्होंने इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और काफ़ी सारे प्रोफेशंस में वो आगे निकल कर आई, जैसे कि मेडिसिन और लॉ वगैरह। और मेडिसिन के बारे में जो ज़्यादा नॉलेज थी वो मेन रखते थे, उनके लिए ये जगह रिजर्व होती थी। वुमेन के लिए इन चीज़ों की कोई जगह नहीं थी, लेकिन वुमेन्स ने लॉ भी करी और मेडिसिन की नॉलेज भी ली। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है टू नेशन थ्योरी। अब ये क्या थी? The Muslim League, formed in 1906, was the most important prominent communal party. In 1939, when the Congress leader resigned from the provincial legislature, the Muslim League celebrated the day as Day of Deliverance, the Hindu domination. In 1940, at the Lahore session of the Muslim League, Pakistan resolution was passed, which adopted Muhammad Ali Jinnah's two-nation theory. The Congress rejected the resolution. Jinnah demanded separate state for Muslim called Pakistan, as he believed Hindus and Muslims belonged to the two separate nations, aiming to weaken the national movement. The British supported this demand. अब टू नेशन थ्योरी क्या थी? इसमें क्या था, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने एक प्रपोज़ल रखा। उन्होंने क्या प्रपोज़ल रखा कि 1940 में उन्होंने कहा कि एक टू नेशन थ्योरी बनाई और बोला कि जो मुस्लिम हैं उनका अलग देश होना चाहिए और जो हिंदू हैं उनका अलग देश होना चाहिए। उन्होंने एक अलग पाकिस्तान, एक अलग मुल्क की डिमांड करी, लेकिन कांग्रेस ने इस डिमांड को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस मूवमेंट को, इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया और उनका साथ दिया, सपोर्ट किया। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि जब हिंदू और मुसलमान बंट जाएंगे आपस में, तो ये जो मुहिम छेड़ रखी है लोगों ने आंदोलन की, इससे ये कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएगा। तो इसलिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया और मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो तीसरी टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया गया था। अब वो एक्ट क्या था वो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके फीचर्स इसमें बताए गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरेशन ऑफ इंडिया इफ़ मोर देन 50% ऑफ प्रिंसली स्टेट्स डिसाइड टू जॉइन इट, कि
एक अलग से जो फेडरेशन है इंडिया की वो बना दी जाएगी अगर जितनी भी स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स बोला जाता था, जैसे अब अलग अलग स्टेट्स हैं ना, उस टाइम प्रिंसली स्टेट क्यों था, क्योंकि राज्य थे अलग अलग। तो अगर 50% वोट्स जो हैं, वोट्स नहीं सॉरी 50% जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो ज्वाइन कर लेती हैं इंडिया के हक में, तो इंडिया की एक अलग से फेडरेशन ऑफ इंडिया बना दी जाएगी। नेक्स्ट इज द एक्ट ग्रांटेड प्रोविजनल ऑटोनॉमी. Darchi was abolished. The government now had to act on the advice of their minister. The minister was made responsible to the legislative assemblies. The power of the legislature was also increased. अब क्या था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई। इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कि पहले क्या था, राजा का सब मानते थे, राजा को फॉलो करते थे, प्रजा होती थी, लेकिन अब जो है गवर्नर्स बना दिए गए हर स्टेट में, प्रिंसली स्टेट्स में अलग अलग गवर्नर बना दिए गए, और जो गवर्नर को जो भी मिनिस्टर थे उनके नीचे मिनिस्टर जो एडवाइस करते थे गवर्नमेंट को, उनकी एडवाइस पे काम करना पड़ता था, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी। अब जो पुराना सिस्टम था वो हट गया और एक नया सिस्टम बन रहा था। पावर, लेजिस्लेचर की पावर बढ़ा दी और ये जो राज्य थे इनकी पावर को काफ़ी कम कर दिया। Darchi was introduced at the center. The reserved subjects were to be administered exclusively by the Governor General. The federal subjects to be looked after by the Governor General on the advice of Minister. The Act made provision for the establishment of a federal court. The Act gave special power and responsibility to the governors. The Act was disapproved by the Congress. It demanded provision for a constituent assembly. The Congress and League decided contest the election of 1937. अब लेकिन जो सेंटर था, जैसे आजकल सेंटर गवर्नमेंट क्या है, दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है ना, तो उस टाइम भी उन्होंने बोला कि स्टेट में तो आप ये चलाओ कि उसमें जो रूलर है वो रूल करेगा और लेजिस्लेचर की ताकत होगी सारी, लेकिन जो सेंटर है, सेंटर में क्या चलेगी, दार्ची ही चलेगी, यानी कि जो रिज़र्व सीटें हैं वो ब्रिटिशर्स के लिए रहेंगी और जो गवर्नर जनरल है ब्रिटिशर का, उसकी बात ही सबको माननी पड़ेगी, लेकिन अपनी अपनी स्टेट में आप अपनी मर्जी कर सकते हो। तो जो गवर्नर जनरल थे उसको मिनिस्टर की एडवाइस पर ही काम करना पड़ेगा, लेकिन जो इंडिया था वो ये स्पेशल पावर नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो सोचता था कि अगर सेंटर पे इन्होंने राज किया, हम तो फिर भी आज़ाद नहीं होंगे पूरी तरह से, हम पे तो इनका कंट्रोल कहीं ना कहीं रहेगा। तो उन्होंने अपनी अलग से एक असेंबली की डिमांड करी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि 1937 में हम एक इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन हेल्ड करवाएंगे। तो क्या होता है, in the election of January-February 1937, the Congress won absolute majority in 5 provinces. The Congress ministries were formed in 7 out of 11 provinces. In 2 provinces, it formed coalition government. अब होता क्या है, देखो, जब 1937 में इलेक्शन किए जाते हैं तो गवर्नमेंट को 7 सीटें, मतलब यानी कि 11 प्रोविंस में से 7 प्रोविंस में उन्हें मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं, जिसमें से 5 तो ऐसी होती हैं जहां उन्हें मेजॉरिटी यानी कि पूरी 50% से ऊपर वोट मिलते हैं, और 2 प्रोविंस ऐसी होती हैं जहाँ पर वो गठबंधन करती हैं, 2 सरकारें, यानी कि जैसे आजकल आप देखते हो ना कि जहाँ वोटों की कमी होती है तो फिर मतलब मेजॉरिटी नहीं होती तो 2 कोई भी पार्टी गठबंधन कर लेती हैं। ऐसे ही 5 में तो उन्हें पूरी की पूरी मेजॉरिटी मिल गई थी और 2 स्टेट्स में उन्होंने गठबंधन कर लिया, तो टोटल 11 में से 7 स्टेट्स जो है वो उनकी हो गई, उनकी सरकार बन गई उसमें, ठीक है। Next is the government and the Congress minister did notable work in the social field like upliftment of village industries, promotion of education, welfare of tribals, release of prisoners and upliftment of Harijans. The Congress minister resigned when Britain dragged India into the Second World War in 1939. अब जब कांग्रेस की सरकार 7 स्टेट्स में बन गई थी तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया सोशल फील्ड में, जैसे कि जो विलेज में इंडस्ट्रीज थी वो लगवाई, एजुकेशन को प्रमोट किया, जो ट्राइबल्स थे उनको भी स्वागत किया और उनकी लाइफ को भी अच्छा किया, जो प्रिजनर्स थे जिनको ऐसे ही सज़ा हो रखी थी, जेल में डाला गया था, उनको जेल से छुड़वाया, और जो हरिजन्स थे यानी कि जो लो कास्ट के लोग थे उनको भी अपलिफ्ट किया और उनको आगे आने का मौका दिया। अब क्या हुआ कि जब ये सब कुछ चल ही रहा था, जब इंडिया को आज़ादी मिलने ही वाली थी, तो क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुई थी, 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली। अब ये सब कुछ चल ही रहा था तो एकदम से सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गई, सिचुएशन दोबारा से बिगड़ने लगी।
अब सिचुएशन क्यों बिगड़ी, कैसे बिगड़ी, क्या हुआ, आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।